मार्केट के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे आज भी नहीं थे। हालाँकि गिरावट स्टार्टिंग में हुई, बीच में रिकवरी भी हुई और लास्ट में 3 बजते-बजते आके वापस से मार्केट गिर गई। लेकिन जितनी गिरावट हुई थी उससे मतलब काफ़ी गिरावट रिकवर हो गई लास्ट तक। अब यहाँ पे इसको आपको कुछ पॉजिटिव की तरह नहीं लेना है, कुछ नहीं हुआ है, ये बस नॉर्मल बाइंग सेलिंग वाली चीज़ ही है। एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे हुई है पॉजिटिव, जिसके कारण जो बैंकिंग इंडेक्स था वो काफ़ी ऊपर था, प्लस बैंकिंग वाले स्टॉक्स काफ़ी ऊपर थे। क्योंकि आरबीआई की तरफ से कल ही आ गया था अनाउंसमेंट कि 1.5 लाख 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट के अंदर, मार्केट क्या मतलब इकोनॉमी के अंदर दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? अगेन बैंकिंग के थ्रू ही दी जाएगी। आरबीआई से बैंक के पास पैसा आएगा, बैंक से बिजनेसेस के पास पैसा जाएगा या नॉर्मल लोगों के पास पैसा आएगा और फिर वो पैसा इकोनॉमी में मूव करेगा। तो 1.5 लाख करोड़ का जो एक बूस्टर डोज है मिलेगा इकोनॉमी को और मार्केट को, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव चीज है। और क्योंकि इतना बड़ा एक बूस्टर डोज का आरबीआई ने ऐलान किया, तो ऐसी आशंका भी लगाई जा रही है कि बजट के बाद फरवरी के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, हो सकता है वहां पे 0.25 बीपीएस कम से कम, ये तो मिनिमम ही है, 0.25 बीपीएस का रेट कट हो जाए। लेकिन ये सब बस अंदाजा लगाया जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं। और रेट कट मतलब मुझे तो उम्मीद पिछले साल अक्टूबर के अंदर ही थी कि रेट कट होगा, फिर मैंने नवंबर में सोचा रेट कट होगा, लेकिन फिर हुआ नहीं। होते होते अब तो फरवरी आने जा रहा है, लेकिन रेट कट का कुछ इशारा कहीं पे हो नहीं रहा। रेट कट कहने का मतलब इंटरेस्ट रेट जो हमारी इकोनॉमी के अंदर चल रही है, मतलब जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है, उस इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। क्योंकि आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन बैंकों को देता है, वो रेट जब कट होती है तो बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट घटाते हैं और इससे लोन्स सस्ते हो जाते हैं और इससे इकोनॉमी में फायदा होता है। ये पूरा चक्कर था जिसके कारण जो बैंकिंग इंडेक्स था वो मार्केट से मतलब ओवरऑल जो जैसे मिड स्मॉल माइक्रो डाइवर्सिफाइड जो इंडेक्सेस हैं उससे अलग चल रहा था, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा बूस्टर मिला है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कमेंट्स के अंदर कि मोमेंटम फंड्स जो है वो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहे हैं। जो जैसे निफ्टी 500 मोमेंटम की बात करते हैं, निफ्टी 200 मोमेंटम की बात करते हैं, वो मार्केट के अगेंस्ट में काफी ज्यादा गिर रही है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे जो निफ्टी का टॉप बना था 26 सितंबर को 2024 में, वहां से पीछे एक साल तक अगर रिटर्न देखते हैं तो निफ्टी 50 का रिटर्न था 33.3% का, और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो कि एक तरीके से आप लार्ज कैप मोमेंटम फंड समझ सकते हो, उसका जो रिटर्न था वो 64.8, ऑलमोस्ट डबल रिटर्न था। अगर उसी डेट से 3 साल पीछे का सीएजीआर देखते हैं तो वहां पे निफ्टी का 13.7% था और मोमेंटम का 24% था। लेकिन वहीं 26 सितंबर से पीछे 20 जनवरी तक अगर हम टाइमिंग देखते हैं तो निफ्टी 11% गिरी है और जो मोमेंटम फंड है वो 18% गिरी है। तो यहाँ पे चार्ट में हमें क्लियर दिख रहा है कि जब अच्छा मार्केट का टाइमिंग चल रहा था, बुल फेस चल रहा था, तो बढ़ भी रही थी तेजी से, ऑलमोस्ट 2x ग्रोथ दे रही थी। और जब बियर फेज चल रहा है मार्केट का तो गिर भी ज्यादा रही है मोमेंटम फंड। जो क्रैश का फेज चल रहा है तो मोमेंटम फंड गिर भी ज्यादा रही है। तो देखिए एक चीज यहाँ पे जो गलती है, जो लोग भी, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर की है। जो लोग के मन में भी ऐसा सवाल आ रहा है। दिक्कत क्या होती है ना, जब मार्केट का अच्छा फेज चलता है, बुल फेज चलता है, रैली का फेज चलता है, तो आंख बंद करके लोग इन्वेस्ट करते हैं कि समझ में ही नहीं आता, अरे कहीं भी इन्वेस्ट करो पैसा तो बन ही रहा है, आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हैं। और जब मार्केट के क्रैश का फेज आता है, गिरावट का फेज आता है, तो आंख बंद करके लोग भागते हैं। लेकिन समझने को लोग तैयार नहीं है कि अपनी जो वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, अपना जो होल्डिंग पीरियड है, आपको उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना है, चाहे मार्केट का कोई सा भी फेज हो। कोई भी जब मोमेंटम फंड या इवन अल्फा फंड के बारे में भी जब बात होती है तो हमेशा ही ये साथ में आता है लॉजिक कि ये फंड्स ज्यादा रिटर्न्स बना के देंगे लॉन्ग टर्म में, लेकिन वॉलेटाइल भी ज्यादा होंगे। जो ग्रोथ वाले एसेट्स होते हैं, ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। और आपको अगर ग्रोथ ज्यादा चाहिए तो वॉलेटिलिटी ज्यादा झेलनी पड़ेगी। अगर ज्यादा गिर गया है नॉर्मल इंडेक्स से, जो मोमेंटम इंडेक्स है या अल्फा इंडेक्स है वो ज्यादा गिर गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब खत्म हो गया, अब तो रिटर्न ही नहीं बनेगा।
अगर आप एक 10 साल या 15 साल का टाइम पीरियड उठाओगे, उसमें 2-3 गिरावट का फेज, 2-3 रैली का फेज आएगा, तो सब गुजरने के बाद जो एक 10 साल का टाइम पीरियड बनेगा, उसमें आपको मोमेंटम फंड्स, अल्फा फंड्स अच्छा रिटर्न्स देंगे। अगर आपको वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए तो आप वैल्यू फंड्स के अंदर जाओ, वहां पे रिटर्न्स थोड़े कम बनेंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी। अब ये 10 साल का टाइम पीरियड सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई 2024 में स्टार्ट करेगा, उसके लिए 2034 10 साल होगा, या 2040 हो जाएगा 15-16 साल, वो अलग चीज है। किसी ने 2020 के अंदर स्टार्ट की होगी, उसके लिए 2030 10 साल होगा, 2035 15 साल होगा। हर किसी का 10 साल 15 साल का टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक पूरा ये चाहिए कि 2-3 लॉन्ग 2-3 शॉर्ट टर्म बीते, 2-3 ऊपर का टर्म 2-3 नीचे का टर्म बीतेगा, तभी आपको एवरेजली अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स के लिए भी यही लागू होता है, अल्फा एंड मोमेंटम फंड्स के लिए भी यही लागू होता है, माइक्रो कैप इंडेक्स फंड के लिए भी यही लागू होता है। शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकता है, बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकता है। अगर आपको, जितने भी लोग हैं, कई सारे लोग जो सितंबर महीने तक एकदम हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर थे, सबके पसीने छूट रहे हैं अभी। तो ये जो अभी फेज चल रहा है ना, ये आपके लिए एक तरीके के अग्नि परीक्षा वाला फेज हो गया। आप लोग समझ लो, और जैसे ही मार्केट थोड़ी बहुत रिकवर करे, अपना पोर्टफोलियो उसके अकॉर्डिंग बना लो। अगर आपको ये जो अभी सितंबर से अभी तक का जो फेज चल रहा है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी चल के अब फरवरी आएगा, ये जो खराब फेज मार्केट का चल रहा है, ये आपका टेस्ट हो गया इसके अंदर। अगर आपको डर लग गया आपके इन्वेस्टमेंट में, आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, या मोमेंटम अल्फा के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, माइक्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, और आपको डर लग गया, तो जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करेगा, या जब भी आपको समझ में आए, आप मूव करके लार्ज कैप फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में, वैल्यू फंड में, इन सब टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो। एकदम हटा ही लो पोर्टफोलियो से बिल्कुल ये ग्रोथ वाले फंड्स, क्योंकि ये ग्रोथ फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आपका ऐसा ही वॉलेटाइल पोर्टफोलियो होगा। वो नॉर्मल इंडेक्सेस से ज्यादा गिरेगा, नॉर्मल इंडेक्स से ज्यादा चढ़ेगा, और गिरते चढ़ते एवरेज रिटर्न 10 साल 15 साल के टाइम पीरियड में आपको ज्यादा मिलेगा नॉर्मल मार्केट से। तो ये आपकी अग्नि परीक्षा हो चुकी है। अगर आपको डर लग रहा है, या लगा है पास्ट के 2-3 महीने में, या अभी भी लग रहा है, तो मूव कर जाना। जैसे भी मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करे, अपना चेंज कर लेना, या फिर अगर टैक्स वैक्स बेनिफिट लेना है तो गिरावट के फेज में भी चेंज वेंज करके अपना पोर्टफोलियो फंड चेंज कर सकते हो। लार्ज कैप में चले जाओ, या फ्लेक्सी कैप में चले जाओ। उससे भी डर लग रहा है, डेट वगैरह बॉन्ड वगैरह में चले जाओ, एफडी वगैरह में चले जाओ, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ग्रोथ एसेट में वॉलेटिलिटी होती ही है। अब आप स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, मोमेंटम की बात करते हो, ये ग्रोथ है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी होती है। इससे भी ज्यादा ग्रोथ वाला एसेट क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सब है, तो वो इससे भी ज्यादा वॉलेटाइल होता है। जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, उतनी ज्यादा ग्रोथ, उतना ज्यादा डर, उतना ज्यादा नुकसान होने का चांस। तो ये सब चीजें आप समझोगे तो फिर सही से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। वो रैली के टाइम में सब लोग आंख बंद करके बस लगे पड़े यार, मैं बहुत रिस्क ले सकता हूं। जब मौका आया, बस हालत खराब है सब लोगों की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अपनी जो कैपेसिटी है वो समझ में आ चुकी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना।